नमस्कार साथियों, अभिव्यक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले 21 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में, यानी कि आज के दिन एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही है, उन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारा जो पढ़ने का फॉर्मेट है वो इस प्रकार से है कि हम जो आज के दिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है उससे संबंधित पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हाल ही में केंद्र सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं कि जिसमें हवा से बिजली उत्पादन करने की क्षमता राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंकी गई है। यानी कि इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि हवा से बिजली उत्पादन करने में, यानी कि पवन ऊर्जा का उत्पादन करने में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्षमता है, ठीक है, वो राजस्थान राज्य में है। ऐसी संभावना बताई गई है इस रिपोर्ट के भीतर, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, वर्तमान में पवन ऊर्जा उत्पादन करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ठीक है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो पवन ऊर्जा उत्पादित करने में राजस्थान का स्थान कौन सा है, वो अपने को चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो देखो, राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन करने के मामले में पूरे देश में चौथे नंबर पर है, ठीक है। कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पे। ये आपको याद रखना है, ठीक। राजस्थान में कितना मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। पहले ये देख लेते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, ठीक। तो पहले नंबर की अगर बात आती है तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन गुजरात से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? गुजरात राज्य से किया जाता है, ठीक है। कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है? ठीक है, तो 10,899 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक। कहाँ, किसके माध्यम से? तो पवन के माध्यम से, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में 10,150 मेगावाट जो पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में 5,313 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, और राजस्थान में 5,200 कितनी 5,200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कहाँ से? राजस्थान से। ये राजस्थान वाला डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। तो इसको तो आपको याद रखना ही है कि 5,200 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हाल ही में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। लेकिन जो राजस्थान की विधानसभा है उसने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले एक विधेयक पारित किया है जिसका नाम है राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक, ठीक। इसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं और उनमें से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक। तो पहला कथन देखते हैं। देखो, परिजन द्वारा शव नहीं लेने पर 1 वर्ष की कैद की सजा दी जा सकती है, ठीक। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके परिवार वाले उस शव लेने से इनकार कर देते हैं तो ऐसे मामले में उस परिवार में जो भी दोषी ठहराया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसको 1 साल की सज़ा दी जाएगी, ठीक है। 1 साल तक कैद में डाला जा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये कही गई है इस एक्ट में, ठीक। दूसरा कथन देखते हैं। लेकिन परिजन द्वारा शव रखकर शांतिपूर्वक धरना करने की अनुमति दी गई है। तो देखो, ऐसा इस विधेयक में कुछ नहीं बोला गया है। इस विधेयक में बोला गया है कि अगर परिवार वाले शव को रोड पर रखकर या अस्पताल के बाहर रखकर या कहीं रास्ते में रखकर धरना प्रदर्शन करते हैं और मांगे रखते हैं अपनी, ठीक है, मुआवजे की या किसी अन्य प्रकार की मांगे जो रखते हैं, ठीक, ऐसा करने पर उस परिवार के लोगों को या जो मेन दोषी होगा उसको 2 साल की सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है, ये याद रखना। बल्कि क्या होगा? 2 साल की कैद होगी, ठीक है। 2 साल की कैद हो सकती है, ठीक। तीसरा जो ऑप्शन है कि परिजन से इतर, यानी कि परिजनों से अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा शव का विरोध करने पर 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की कैद व जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति आता है बीच में, ठीक, और वो धरना प्रदर्शन करता है तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति को 6 माह से लेकर 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है।
प्लस में उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जुर्माना कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा ये डिसाइड कौन करेगा, तो एक कोर्ट का मामला है। ठीक। चौथा ऑप्शन क्या है कि परिजन द्वारा अंतिम संस्कार नहीं करने पर लोक प्राधिकारी, ठीक है, अंतिम संस्कार करा सकता है। यानी कि अगर उस व्यक्ति के परिवार वाले लोग हैं, उस व्यक्ति को लेने से मना कर रहे हैं कि ये हमारा व्यक्ति नहीं है या हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, ठीक है, हमें इसका शव नहीं चाहिए, तो ऐसे मामले में क्या है कि जो लोक प्राधिकारी है वो भी समाधान करवा सकता है, यानी कि अंतिम संस्कार कर सकता है उस शव का। ठीक, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उससे जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रही हैं, शव भी उन्होंने ले लिया है लेकिन फिर भी वो अंतिम संस्कार नहीं कर रही हैं, ठीक, तो ऐसे मामले में भी लोक प्राधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट को ये अनुमति दी गई है, ठीक है, कि वो 24 घंटे के अंदर उस शव का अंतिम संस्कार करवा सकता है। विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई है कि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसके मामले में ये जो 24 घंटे में अगर शव का जो अंतिम संस्कार नहीं होता है तो भी चलेगा, लेकिन ये कुछ कंडीशन है। ठीक है, सामान्य कंडीशन में 24 घंटे के अंदर शव का अंतिम संस्कार करवाना जरूरी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कही गई है राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 के भीतर। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये प्रेजेंट में एक चर्चा का मुद्दा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये MTP क्या है? ठीक है, MTP एक्ट के संबंध में असत्य है, यानी कि 4 कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं और दोनों में से चुनाव करना है कि असत्य कौन सा है। ठीक, पहला कथन है महिलाओं को केवल 12 सप्ताह के भीतर गर्भपात कराने का अधिकार है। ठीक, तो अंडरलाइन करना केवल 12 सप्ताह। देखो, इस अगर एक्ट की बात करें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं MTP, इस MTP एक्ट की अगर बात करें तो इसमें बोला गया है कि जो भी महिलाएं हैं और वो जो गर्भपात करवाना चाहती हैं तो उनको गर्भपात करवाने की छूट दी गई है और इस एक्ट के माध्यम से उनको छूट दी गई है 24 सप्ताह तक। ठीक, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि 6 माह तक, 6 माह तक अगर वो गर्भपात करवाना चाहती हैं तो करवा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ 12 सप्ताह गलत है और जो सही आंसर होगा वो क्या, 24 सप्ताह है। दूसरा जो कथन दिया गया है वो यह है कि विवाहित या अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इस एक्ट में, चूंकि इसमें ये प्रावधान पहले नहीं था लेकिन इसमें 2021 में संशोधन किया गया है। ठीक, तो एक्ट तो मूल ही रहेगा लेकिन इसमें संशोधन किया गया है 2021 में। उसके बाद विवाहित हो या फिर जो अविवाहित महिलाएं हैं या अविवाहित लड़कियां हैं, अगर उन्होंने संबंध बनाया है, किसी के साथ संभोग किया है और वो प्रेग्नेंट हैं, ठीक, तो उसको भी ये छूट दी जाती है कि वो भी 6 माह तक गर्भपात करवा सकती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है, पहला असत्य है और अपने को असत्य कथन का चुनाव करना था तो आंसर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी है, अभी हाल ही 2022 में ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022, ये 2023 गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये क्या है, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वक्तव्य में ये कहा है कि किसी महिला की जो वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और जो एकल महिलाएं हैं जो विवाहित नहीं हैं या अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह के उक्त कानून के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है। तो ये बात कोर्ट भी स्वीकार करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात करवा सकती हैं, अब भी उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है MTP एक्ट के बारे में। ठीक, और ये जो मूल जो एक्ट बनाया गया था, जो पारित कब किया गया था, तो इसको भी याद रखना, 1971 में ये पारित हुआ था। हालांकि 2021 में इसमें संशोधन करके ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। ठीक, देखो भारत का सबसे बड़ा घंटाघर जिसको निहाल टावर कहा जाता है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो जो निहाल टावर है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है, जोधपुर, सीकर, धौलपुर और राजसमंद। ठीक है, तो घंटाघर कहाँ पर है? धौलपुर में है। आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो घंटाघर है जिसको निहाल टावर भी कहा जाता है, कहाँ है? धौलपुर में है। ठीक, इसका देखो निर्माण किसने करवाया था? तो अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें भी,
ठीक है। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1880 में। कब शुरू हुआ था? 1880 में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था जो धौलपुर के नरेश हैं, जिनका नाम निहाल सिंह था, ठीक है। उन्होंने इनका इस टावर का निर्माण शुरू किया था। लेकिन जो टावर बनाया किसने, मतलब कंप्लीट इसको पूरा किसने किया है, तो 1910 में जाकर देखो धौलपुर के महाराजा राय सिंह ने इसका कार्य पूरा किया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन निर्माण कार्य आपको याद रखना है कि 1880 में किसने करवाया है? धौलपुर के राजा निहाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। और इमारत को, इसको घंटाघर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी इमारत की जो छठी मंजिल है उसके ऊपर चारों तरफ बड़ी बड़ी घंटियाँ लगी हैं, इसलिए उसको घंटाघर कहा जाता है। और ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? करीब 100 फीट है, ठीक है। और जो इंडो इस्लामिक जो संस्कृति है, जो स्थापत्य की जो शैली है, उसका एक ये अनुपम उदाहरण भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है निहाल टावर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की पहली महिला शासनाध्यक्ष कौन थी? यानी कि दुनिया की ऐसी पहली महिला कौन थी जिसने शासन किया था, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, ठीक है। देखो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम, पहले राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र के यानी आधुनिक, अगर आधुनिकता की बात करें तो आधुनिक समय में दुनिया की पहली ऐसी कौन सी महिला है जिसने शासन किया है, ठीक है। या तो राष्ट्रपति के रूप में या फिर प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। 4 ऑप्शन है, सिरिमाओ भंडार नायकी जो कि श्रीलंका की है, और मेरिना एसाबेल पेरोन जो कि अर्जेंटीना की है, और वेलेंटिना ये टेरेस्काउ जो कि कहाँ की है? रूस की है। और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो दुनिया की पहली शासनाध्यक्ष महिला कौन है, तो श्रीलंका की सिरिमाओ भंडार नायके है, जो कि कौन थी? श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। कौन थी? श्रीलंका के प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और ये मेरिना एसाबेल पेरानो, ये देखो अर्जेंटीना की राष्ट्रपति थी, लेकिन ये बाद में राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। और श्रीलंका की सिरिमाओ ये पहले प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, ठीक है। इसका कार्यकाल भी देखेंगे, ये कब बनी थी? 1960 में बनी है। कब बनी है? 1960 में बनी है, ठीक है। कब बनी थी? 1960 में बनी थी, ठीक है। और 65 तक ये लगभग रही थी। तो तीसरा जो ऑप्शन है ये वेलेंटिना टेरेस्काउ, ये कौन है? ये पहली अंतरिक्ष यात्री है। इसको आपको लिखना है कि ये पहली अंतरिक्ष यात्री है। कौन है? पहली अंतरिक्ष यात्री है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इन सब के बारे में, ठीक। अब ये कब कब बनी थी उसको भी एक बार देख लेते हैं कि सिरिमाओ ये भंडार नायक के श्रीलंका की प्रधानमंत्री रही है, सॉरी, कब बनी थी? 1960 में बनी थी। और मेरिना एसाबेल पेरोन ये अर्जेंटीना की राष्ट्रपति रही है, ये कब बनी थी? 1974 में बनी थी। वेलेंटिना जो कि अंतरिक्ष यात्री थी, ये कब गई थे? ये 1963 में गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और डेट चाहे याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्ट याद रहने चाहिए कि विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, कहाँ बनी थी, वो पहली राष्ट्रपति कौन है, पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर यौन उत्पीड़न के बाद महिला सुरक्षा बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा रही है। तो भारत में महिला सुरक्षा के लिए पारित कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक, 4 कानून दिए गए हैं, 4 में से असत्य का चयन करना अपने को, ठीक है। यानी कि 3 सत्य हैं, बाकी 1 असत्य है, ठीक। तो देखते हैं, पहला कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, ठीक है। ये एक्ट बिल्कुल सत्य है, सही है। यानी कि जो घरेलू महिलाएं हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये कब पारित किया गया था? 2005 में ही पारित किया गया, नाम से ही पता चल रहा होगा, लेकिन ये लागू 2006 में हुआ है, ठीक है। इस एक्ट में क्या कहा गया है कि ऐसी महिलाएं जिसके साथ 4 दीवारी के भीतर, यानी कि एक कमरे के भीतर भी अगर उसके पति द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की हिंसा की जाती है तो वो एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। अब मानसिक हिंसा में क्या आता है, जैसे अगर उसका पति उसको गाली दे रहा है, ठीक है, तो भी वो मानसिक हिंसा में आएगा, ठीक है। उसको मारपीट कर रहा है तो वो शारीरिक हिंसा में आएगा, ठीक।
तो इस प्रकार से मानसिक और शारीरिक हिंसा से संरक्षण करने के लिए एक्ट पारित किया गया था 2005 में, जो कि 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये सत्य है। देखो पोस्को एक्ट जो लागू हुआ है, इसके बारे में लिखा गया है कि 2010 में लागू हुआ था। नहीं, 2010 में लागू नहीं हुआ था, तो ये 2012 में लागू हुआ है। ठीक है, तो ये असत्य है। पोक्सो एक्ट जो कब बनाया गया था, 2012 में बनाया गया है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें जितने भी नाबालिग लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो या लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, अगर उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी घटना को इस एक्ट के तहत गंभीर यानी कि जघन्य जो दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, और इस एक्ट के तहत उस पर क्या होगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है कि महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व रोकथाम अधिनियम 1986, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो इस एक्ट में क्या बोला गया है कि इस एक्ट के माध्यम से अगर कोई भी महिला, ठीक है, जो कि विज्ञापनों के माध्यम से या किसी भी ऐड के माध्यम से अपना अश्लील प्रदर्शन करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, तो इसमें जो अश्लील प्रदर्शन है यानी कि अश्लील प्रतिनिधित्व बोलते हैं, उसके ऊपर रोक लगाई गई है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ठीक है, तो इस एक्ट के माध्यम से ये भी बिल्कुल सही है। अनैतिक दुर्व्यापार को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1956 में। इस एक्ट में ये बोला गया कि अगर स्त्री या पुरुषों का, ठीक है, व्यापार यानी कि वेश्यावृत्ति के लिए या फिर किसी भी अनैतिक कार्य के लिए व्यापार होता है यानी कि उसको खरीदा और बेचा जाता है, तो ऐसी हर चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट लागू किया गया है। कब, 1956 में। ठीक है, तो ये तीनों एक्ट बिल्कुल सत्य हैं, ए, सी और डी। ठीक है, बी जो एक्ट है ये 2010 में लागू न होकर 2012 में लागू किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है पोक्सो एक्ट जो एक्ट है वो अभी हाल ही में चर्चा का मुद्दा रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में मणिपुर में ऐसी घटना देखी गई थी कि 2 युवतियों को नग्गा करके पूरे मार्केट में उनको घुमाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद ये महिला जो सुरक्षा है इसको लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि भारत में इतने कानून होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यापार दुराचार हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकार ने महिलाओं के लिए पहल की हैं, यानी कि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए पहल की गई योजनाएं कौन कौन सी हैं उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। उसमें पहला है, ये तो वही है जो एक्ट है। ठीक है, सरकार द्वारा जो पहल शुरू की गई है वो कौन सी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी सरकार द्वारा 2015 में। कहाँ से शुरू की गई है, तो हरियाणा के पानीपत से ये शुरू की गई थी। इस एक्ट ये जो एक्ट नहीं योजना है, ठीक है, इस योजना को लागू क्यों किया गया था, क्योंकि हरियाणा में जो लिंगानुपात देखा गया था वो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम था, यानी कि हरियाणा में तीव्र गति से लिंगानुपात गिर रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर लिंगानुपात को रोकने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी 2015 में। दूसरा जो योजना लागू की गई है सरकार द्वारा, स्वाधार गृह योजना, जो कि 2002 में लागू की गई थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो जितनी भी यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसी महिलाओं को क्या करना है कि उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना है, यानी कि उनको रहने खाने की सुविधा उपलब्ध करवानी है, राहत यानी कि आर्थिक सहायता भी करनी है। ठीक है, तो महिलाओं के पुनर्वास के लिए राहत के लिए सरकार ने योजना लागू की गई है जिसको बोलते हैं स्वाधार गृह योजना, जो कि कब लागू की गई थी, 2002 में। ठीक है, इसकी अगर नोडल एजेंसी की बात करें तो नोडल एजेंसी कौन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्कीम लागू की है सरकार ने, वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, ये भी महिलाओं के लिए लागू की गई एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है जिसका संचालन 2015 से किया जा रहा है। और इस योजना के तहत क्या किया जाता है कि जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी अपराध से पीड़ित महिला हो, जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं उनको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान किया जाता है, यानी वह एक छत के नीचे उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, यानी कि अगर उनको एफआईआर दर्ज करनी हो, ठीक है, तो वो भी ये वन स्टॉप सेंटर में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, जो भी उनको काम करवाना है वो वन स्टॉप सेंटर जो कि सरकार खोल रही है। ठीक है, 2015 से लगातार ये जो पोर्टल शुरू किया गया है सरकार द्वारा,
उसमें जाकर उनको हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो नोडल एजेंसी है वो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है। अगली चीज़, महिलाओं की हेल्पलाइन के लिए एक नंबर जारी किया है सरकार ने, 1090, यानी कि 1090, ठीक है। ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये जारी किया गया है महिलाओं की सहायता के लिए, ठीक है, चाहे वो तत्कालीन सहायता हो या गैर तत्कालीन हो। अगर सार्वजनिक ऐसे बात करें कि सार्वजनिक स्थानों पे हो या निजी, दोनों स्थानों पर अगर महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, ठीक है, और महिला ने क्या किया कि इस नंबर पे कॉल किया है, तो सरकार का ये दायित्व होगा कि वो 24 घंटे के भीतर उस महिला को आपातकालीन या गैर आपातकालीन क्या करेगी, प्रतिक्रिया प्रणाली प्रदान करेगी, ठीक है। तो ये सारे मतलब पहल शुरू की गई है सरकार द्वारा, जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ है, ठीक है। अगर इसकी ये जो कंटेंट हमने तैयार किया है, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो अभिव्यक्ति क्लासेज जयपुर के ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और वहाँ से ये जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल करते हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर की बात।